चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। और आज का जो टॉपिक है वो है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। और मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में आज हम फिशर के लेन देन, फिशर का समीकरण जिसे लेन देन का समीकरण भी कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिशर का समीकरण। फिशर का समीकरण इरविंग फिशर ने अपने नगद व्यवसाय दृष्टिकोण का प्रतिपादन 1911 में किया था। इन्होंने अपने जो लेन देन समीकरण है या नगद जो व्यवसाय दृष्टिकोण है उसका प्रतिपादन 1911 में अपनी बुक जिसका नाम है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, फिशर ने जो किताब लिखी उसका नाम है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसी में नगद व्यवसाय दृष्टिकोण का प्रतिपादन 1911 में किया था। फिशर के नगद व्यवसाय दृष्टिकोण के अनुसार, फिशर के अनुसार व्यापार की मात्रा तथा चलन वेग के स्थिर रहने पर मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। व्यापार की मात्रा स्थिर रहे और चलन वेग स्थिर रहे तो मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा, मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो कीमत स्तर भी घटेगा। यानी कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। फिशर ने बताया कि कीमत स्तर का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है। यानी मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति। अब जो फिशर का समीकरण है वो है पी टी बराबर एम वी प्लस एम डैश वी डैश। ये फिशर का समीकरण है। यहाँ पर P क्या है? P बराबर मुद्रा का मूल्य। T क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जो मुद्रा के द्वारा खरीदी जाती है। M क्या है? M है मुद्रा की मात्रा या करेंसी की मात्रा। M डैश साख मुद्रा की मात्रा। V मुद्रा का चलन वेग और V डैश साख मुद्रा का चलन वेग। जो समीकरण PT बराबर MV प्लस M डैश V डैश है उसमें MV प्लस M डैश V डैश मुद्रा की कुल पूर्ति है और जो PT है वो मुद्रा की मांग है। यानी कि जो समीकरण का बराबर के बाएं साइड का जो भाग है PT वो मुद्रा की मांग को प्रदर्शित करता है और बराबर के दाहिने साइड जो MV प्लस M डैश V डैश है वो मुद्रा की पूर्ति को बताता है। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति में हम मुद्रा की मात्रा तथा चलन वेग को शामिल करते हैं। यानी मुद्रा की मात्रा जो है और उसका चलन वेग है उसको हम मुद्रा की पूर्ति में शामिल करते हैं। यानी मुद्रा की मात्रा में हम करेंसी की मात्रा तथा साख मुद्रा की मात्रा को भी शामिल करते हैं। मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के चलन वेग को शामिल करते हैं। इसके अलावा साख मुद्रा और साख मुद्रा की मात्रा को भी हम शामिल करते हैं। M प्लस M डैश बराबर नोट प्लस सिक्के प्लस साख मुद्रा। अब चलन वेग क्या है? तो चलन वेग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
कि मुद्रा की चलन गति से अभिप्राय ये है कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जाती हैं, वो चलन वेग है। यानी कि एक मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदती है, ये मुद्रा का चलन वेग है। चलन गति बराबर या चलन वेग बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद बटे प्रचलन में मुद्रा। अब हम मुद्रा की मांग क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुद्रा द्वारा हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए मुद्रा की मांग करते हैं, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हम सामान को खरीद सकते हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए हमें मुद्रा की आवश्यकता है। फिशर के विनिमय समीकरण में मुद्रा की मांग में व्यापारिक सौदे तथा कीमत स्तर को शामिल किया जाता है। यानी फिशर के विनिमय समीकरण में मुद्रा की मांग में व्यापारिक सौदे तथा कीमत स्तर को शामिल किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है? व्यापारिक सौदों से अभिप्राय एक वर्ष में बाजार में बिक्री के लिए आने वाली सेवाओं तथा वस्तुओं की कुल मात्रा से है। और कीमत स्तर से अभिप्राय क्या है? एक निश्चित समय में व्यापारिक सौदों की प्रत्येक इकाई की औसत कीमत से है। तो जो फिशर का समीकरण है वो ये बताता है कि अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा तथा मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यानी कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं कौन कौन सी हैं? पहला है करेंसी तथा बैंक रोजगार की स्थिति में स्थिरता होती है। दूसरा, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है। तीसरी जो मान्यता है, व्यापारिक सौदों की मात्रा को स्थिर मान लिया गया है। चौथा है, मुद्रा की पूर्ति को सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति को सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। पांचवा जो मान्यता है, मुद्रा की मात्रा को सक्रिय तत्व माना गया है। यानी मुद्रा की मात्रा जो है वो सक्रिय तत्व है। छठा, कीमत स्तर को निष्क्रिय तत्व माना गया है। जो कीमत स्तर है, प्राइस लेवल है, उसको इसमें निष्क्रिय माना गया है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में फिशर का जो लेन देन का समीकरण है उसमें। अगली जो मान्यता है वो है, फिशर का समीकरण दीर्घ काल से संबंध रखता है। फिशर का जो समीकरण है वो अल्पकाल से संबंधित नहीं है, बल्कि दीर्घ काल से संबंधित है। मुद्रा के जो परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं 7 हैं। अब हम फिशर का जो समीकरण है उसकी क्या आलोचनाएं हैं ये जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है अवास्तविक मान्यताएं। फिशर ने अपने समीकरण में कई मान्यताओं को शामिल किया है। वो मान्यताएं अवास्तविक हैं, जैसे कि कीमत स्तर को निष्क्रिय तत्व तथा मुद्रा की पूर्ति को सक्रिय तत्व माना गया है, और व्यापारिक सौदों तथा मुद्रा की चलन गति को स्थिर माना गया है। ये जो मान्यताएं हैं ये वास्तविक हैं, क्योंकि कीमत स्तर निष्क्रिय तत्व नहीं है, मुद्रा की पूर्ति को सक्रिय तत्व माना गया है, और व्यापारिक सौदों तथा मुद्रा की चलन गति को स्थिर मान लिया गया है। ये अवास्तविक मान्यताएं फिशर के समीकरण में मानी गई हैं। दूसरी जो आलोचना है वो है मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व।
फिशर के समीकरण में मुद्रा की मांग पक्ष की अवहेलना की गई है और मुद्रा की पूर्ति पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। फिशर ने बताया है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर कीमत स्तर परिवर्तित होता है, जबकि मुद्रा की मांग का कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिशर केवल मुद्रा के पूर्ति पक्ष को ही महत्व प्रदान करते हैं। तीसरी आलोचना है कीमत स्तर को निष्क्रिय मानना। इरविंग फिशर ने कीमत स्तर को एक निष्क्रिय तत्व माना है, जबकि ऐसा है नहीं। कीमत स्तर एक सक्रिय तत्व है। कीमत स्तर में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। कीमत स्तर में वृद्धि होने से उद्यमी के लाभ के स्तर पर भी वृद्धि होती है। इस प्रकार कीमत स्तर को निष्क्रिय तत्व मानना गलत है, क्योंकि कीमत स्तर में वृद्धि से उद्यमी को लाभ होता है, जिससे कि वो और विनियोग करने के लिए और निवेश करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए कीमत स्तर को निष्क्रिय तत्व नहीं माना जाना चाहिए। चौथा है पूर्ण रोजगार। फिशर का परिणाम सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था में लागू होता है, परंतु प्रोफेसर कीन्स का कहना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, जबकि ये जो फिशर का समीकरण है ये अपूर्ण रोजगार की अवस्था में लागू नहीं होगा। पांचवा जो आलोचना है वो है व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असफल। जो फिशर का समीकरण है या फिशर का सिद्धांत है वो परिमाण सिद्धांत फिशर का व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असफल रहा है। व्यापार चक्र क्या है? अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, मंदी तेजी की स्थिति आती रहती है, इसी को व्यापार चक्र कहा जाता है। ये मंदी तथा तेजी की जो स्थिति है मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर की व्याख्या नहीं कर पाता है, क्योंकि व्यापारिक सौदों का आकार तथा मुद्रा की चलन गति को स्थिर मान लेता है। तो जो फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है वो व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असफल है, क्योंकि ये व्यापारिक सौदों का आकार और मुद्रा की चलन गति को स्थिर मान रहा है। इसलिए ये व्यापार चक्र की व्याख्या करने में असफल सिद्ध होता है। अगली आलोचना है ब्याज की दर के प्रभाव की अवहेलना। इरविंग फिशर का जो सिद्धांत है वो कीमतों पर ब्याज की दर के प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से ब्याज की दर कम हो जाती है। ब्याज की दर में कमी होने से निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़ने से आय तथा उत्पादन बढ़ता है। आय तथा उत्पादन बढ़ने से कीमत स्तर बढ़ता है। परंतु फिशर ने मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में सीधा संबंध बताया है तथा ब्याज की दर के प्रभाव की अवहेलना की है। इरविंग फिशर ने अपने सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के बीच प्रत्यक्ष संबंध बताया। उनका मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो उससे जो कीमत स्तर है वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ब्याज की दर के कारण से ये सारी प्रक्रिया चलती है। उन्होंने ब्याज की दर के प्रभाव को की अवहेलना की है। अगला है फिशर का जो समीकरण की आलोचना का 7वां पॉइंट है अमौद्रिक तत्वों के प्रभाव की अवहेलना। कीमत स्तर पर कभी कभी बहुत से मौद्रिक तत्वों के अलावा भी प्रभाव पड़ता है, जिन्हें हम अमौद्रिक तत्व कहते हैं। तो फिशर ने अपने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में अमौद्रिक तत्वों के प्रभाव की अवहेलना की है, ये भी आलोचक कहते हैं। तो इस तरह से हमने फिशर के समीकरण की
आलोचनाओं का अध्ययन किया। आज की क्लास में हमने फिशर के समीकरण में पूर्ति पक्ष, मांग पक्ष, फिशर के समीकरण की मान्यताएं और फिशर के समीकरण की आलोचनाओं के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।